जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 2 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों से 2 सवाल पूछा है। यदि आप लोगों को उसका उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है सवाल में? 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 1 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है। इसका मतलब है कि हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब का 1 नवंबर को स्थापना दिवस है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टोटल 7 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी स्थापना दिवस 1 नवंबर को होती है। आइए 7 राज्यों के नाम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। ये सातों राज्य ऐसे हैं जिनकी 1 नवंबर को स्थापना हुई थी। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है? लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है। आइए स्थापना दिवस के बारे में भी देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कर्नाटक राज्य 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। अगला पॉइंट है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य कब बन रहा है? 1 नवंबर 2000 को बन रहा है। फिर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, केरल राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लक्षद्वीप और पुडुचेरी कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। दोस्तों, सभी पॉइंट बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अगला सवाल देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? क्या पूछा गया है? G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, जापान। कहाँ पर हुई है? फिर से एक बार देखिए, जापान देश में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया है? श्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। और ये बैठक कहाँ पे हुई थी? तो जापान के ओसाका में हुई थी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाने के विषय में कई सुझाव दिए हैं। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। ये सातों देश बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 5वां पॉइंट है इसमें, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्हें G7 ने ओसाका में व्यापार मंत्रियों की इस बैठक में आमंत्रित किया, यानी कि इस बार भारत को आमंत्रित किया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है।
मतलब G20 में कौन कौन से देश शामिल है, तो उसमें G7 के जो भी देश बताए गए हैं वो सभी शामिल है और साथ ही साथ भारत भी उसमें शामिल है। अगर बात की जाए 49वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से है और ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, नैरोबी, जिनेवा या देहरादून। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, देहरादून। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दिया है और इस योजना के तहत पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाया जाएगा, जो कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को फ्री में दिया जाएगा। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण किया जाएगा और ये 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला होगा और इसमें 3 पक्का कमरा होगा और एक किचन बनाया जाएगा। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। एडीबी ने, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें पूछा गया है कि एडीबी ने किस भारतीय राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए 175 मिलियन अमेरिकी अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान किया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या महाराष्ट्र। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को एडीबी ने सड़कों के उन्नयन के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने मध्य प्रदेश सड़क नेटवर्क परियोजना की कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया है और इस परियोजना का लक्ष्य क्या है कि मध्य प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को मानक 2 लेन सुविधा में अपग्रेड करना है। इम्पोर्टेंट है ये बिंदु भी, इसे भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। आइए एशियाई विकास बैंक की बात की गई है, तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 19 दिसंबर 1966 को की गई है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस में। कुल सदस्य इसमें 68 हैं और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य किसका? एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यह देश की पहली महिला पहलवान बनी है। कहाँ पर? अल्बानिया में। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंडर 23 कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, तो उसका सही जवाब होगा अल्बानिया में। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? ऑप्शन दिया गया है अमित पंघाल, निशा दहिया, रितिका हुड्डा या विनेश फोगाट। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा जो है ये देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं जिन्होंने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन में हिस्सा लिया था और इन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वर्ग के तहत अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुश्ती विश्व कप चैंपियन रितिका हुड्डा
अंडर 23 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला पहलवान है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीज़ा की सुविधा शुरू की है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीज़ा की सुविधा शुरू की है। ऑप्शन दिया गया है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 महीने तक फ्री वीज़ा की सुविधा शुरू की है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीज़ा की ज़रूरतों को ख़त्म कर दिया है। भारत के साथ साथ किसे फ्री वीज़ा दे रहा है, ताइवान को भी थाईलैंड के द्वारा फ्री वीज़ा दिया जा रहा है। तो वीज़ा की ज़रूरतों को ख़त्म कर दिया है। अगले 6 महीने तक भारतीय पर्यटक बिना किसी वीज़ा के थाईलैंड जा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी भारतीय पर्यटकों को वीज़ा मुफ्त एंट्री की सुविधा दी है। यानी अभी श्रीलंका ने तो दी ही थी, साथ ही साथ अब दूसरा देश बन गया है थाईलैंड, जिन्होंने फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दे दिया है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में भारत देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिया गया है 2010, 2007, 2005 या 2003। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी 2003। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में की गई है। और क्यों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बना है, इसलिए बना है क्योंकि जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बन गया है। इसलिए याला प्रश्न इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई है, तो वर्ष 2003 में की गई है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में हुई है। अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि संचालन समिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की एक सर्वोच्च संस्था है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क में 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं। और पांचवा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह दिया है कि यह पहली बार है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य बना है। और ये सदस्यता कितने साल की है, तो ये सदस्यता 2 साल की है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में, यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किस देश ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन दिया गया है ईरान, मिस्र, जॉर्डन या सऊदी अरब। सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्डन। जॉर्डन ने यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आइए आज का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर छपेगा, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर भी ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, हाल ही में बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछे जाएगा ये सवाल। क्या पूछा गया है, हाल ही में बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, एंड्रिया पिर्ले या सार्जिया अगुएरो। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी लियोन मेसी ने ये खिताब अपने नाम किया है। कौन सा खिताब अपने नाम किया है, बैलन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम किया है। किसने, लियोन मेसी ने ये पुरस्कार जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुरुषों में बैलन डी'ओर अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है, लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, इन्हें मिला हुआ है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो एटाना बोनमती को मिला हुआ है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल क्लब का खिताब किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और अगर पूछा जाए कि वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल क्लब का खिताब किसने जीता है, तो FC बार्सिलोना ने जीता है। आइए और भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लियोन मेसी ने रिकॉर्ड 8 बार
बैलन डियोर पुरस्कार जीता है। कितनी बार? 8वीं बार ये जीता है। इससे पहले 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 में भी ये पुरस्कार ये जीत चुके हैं। और अगर बात की जाए वर्ष 2022 की, तो 2022 में ये पुरस्कार रियल मैड्रिड के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने ये पुरस्कार जीता था। 2022 में किसने जीता था? तो करीम बेंजेमा ने पुरस्कार जीता था। और अगर इस बार की बात की जाए 2023 की, तो ये पुरस्कार जीता है लियोन मेसी ने पुरस्कार जीता है, और ये रिकॉर्ड 8वीं बार ये पुरस्कार जीता है इन्होंने। आइए पुरस्कार की बात की गई है तो हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को मिला हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक ये अमेरिकी पुरस्कार है, ये मिला हुआ है अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला हुआ है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? माइकल डगलस को मिला हुआ है। दुर्गा भारत सम्मान मिला हुआ है पंडित अजय चक्रवर्ती को मिला हुआ है। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पुरस्कार किसे मिला हुआ है? REC लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला हुआ है। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे मिला हुआ है? DY चंद्रचूड़ को मिला हुआ है। सखा राव पुरस्कार किसे मिला है? जीना महसा अमीनी को मिला हुआ है। 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिला हुआ है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को मिला हुआ है। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंग मैथेम को मिला हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उसका सही जवाब है जोहिता गुप्ता को मिला हुआ है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को मिला हुआ है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला हुआ? आशा भोसले को मिला हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को मिला हुआ है। बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो कुमार मंगलम बिरला को मिला हुआ है। दोस्तों, ये सभी पुरस्कार बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ये किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इन्हें एक जगह नोट कर लीजिए और इन सभी पुरस्कारों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आइए अब हम लोग 1 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट में किसे हटाया गया है? तो कैमेन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन को हटा दिया गया है। तीसरा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश में मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो सही जवाब है मंगोलिया में शुरू किया गया है। चौथा प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान की सीमा और वायुसेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ हो रहा है? तो ये है काजिंद अभ्यास प्रारंभ हो रहा है। अगला प्रश्न है, AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये UK में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो MS धोनी है, जिन्हें SBI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये पेटीएम है। नवा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो वो राज्य सरकार कौन सी है? नई दिल्ली है। और कल का 10वां प्रश्न था, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कल के सवाल देख लेते हैं। कल 2 सवाल पूछा गया था। पहला सवाल है उसमें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या जापान। सही जवाब है ऑप्शन C मलेशिया। सही जवाब है ऑप्शन C मलेशिया। मलेशिया में क्या हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? ये 2024 में आयोजित हो रहा है, इसलिए इसका नाम भारत टेक्स 2024 है। और पूछा गया है कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन दिया गया है पुणे, सूरत, लखनऊ या नई दिल्ली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन D नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। क्या आयोजित हो रहा है? विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आइए आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, अगर इसका उत्तर आपको पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला सवाल है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद T63
इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है रमेश वर्धा, विपिन कुमार, शैलेश कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन दिया गया उन्नति हुडा, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल या सामिया इमाद। दोस्तों, अगर इसका उत्तर आपको पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।